A very good morning to all of you, my dear. This is SK Gupta from Lakshya Polytechnic. I welcome you all to my first video lecture in communication skills. Good morning बच्चा लोग. मैं आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा ही मजेदार सिलेबस लेकर आया हूं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी के बच्चों को पढ़ना होता है. इस सिलेबस को पढ़ने के साथ बड़ा ही मजा आने वाला है आपको. आपका पर्सनालिटी जो है बहुत ही डेवलप होगा. आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है उसमें बहुत सुधार होगी. आपको किससे कैसे बात करनी है, किस बॉडी लैंग्वेज में बात करनी है, कैसा एक्सप्रेशन देना है, यूं कहिए तो आपका पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स है. और अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसमें आपके एग्जामिनेशन में जो कि फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी के बच्चों के लिए है, 2 पेपर पढ़ना होता है. देयर आर 2 पेपर्स टू बी रेड इन दिस सिलेबस, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश कैरीज 50 मार्क्स एंड हिंदी कैरीज 20 मार्क्स. जब देखा इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है और हिंदी में आपको 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है. चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश में आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं. सो देयर आर टोटल 5 यूनिट्स टू बी रेड इन इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट यूनिट वाइज. व्हाट इज टू बी रेड इन द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 में आपको कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में जानना है. कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में जानना है. कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जानना है. जैसे मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं. मेरे पास कुछ आइडिया है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है, जो मैं आपको दे रहा हूं. मतलब एक मैसेज के रूप में मैं आपको ये बातें पहुंचा रहा हूं आप तक. दैट मीन्स मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है माय डियर, कि अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने मैसेज को सेंडर रिसीवर तक पहुंचाता है किसी एक माध्यम द्वारा. चलिए इसके बारे में हम बाकी बहुत ही डिटेल से जानेंगे जब आगे हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे. इसकी क्या प्रक्रिया है आपको ये पढ़ना है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको ये पढ़ना है. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एलिमेंट तो केमिस्ट्री का वर्ड है. बिल्कुल सही आपने सोचा, बट यहां पर एलिमेंट्स का मतलब माय डियर कि आपको कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए. जैसे मान लो कि मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो मैंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की. मैंने सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लाया, मैसेज लाया. क्या लाया दिमाग में, मैसेज लाया कि हमको कौन सा मैसेज देना है. और ये मैसेज किसके दिमाग में आया, मेरे दिमाग में. मतलब मैं क्या हो गया, सेंडर, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेंड करना है ना माय डियर. तो एक मैसेज का जरूरी हो गया, सेंडर का जरूरी हो गया, और मैं पहुंचाऊंगा किसको, एक रिसीवर भी चाहिए. मैं किसको पहुंचा रहा हूं माय डियर, आपको. आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो. दैट मीन्स मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये मेन एलिमेंट्स है. और भी बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, बट इनके बिना कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल. ओके, गॉट इट. नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आगे जो है मैं इसको लेकर डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं जब मैं यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा. अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. जैसा कि आप देख रहे हो कि अगला टॉपिक आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. क्या है माय डियर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब कम्युनिकेशन को हम लोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं. फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से. जैसे मान लो कि मैं आपसे जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ये वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं. नॉन वर्बल कब करता, जब मैं बातों का, जब मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता. जैसे मैं कहता तो आप लोग क्या हो जाते, चुप. मैं कहता, ऐसे इशारा करता, तो आप क्या हो जाते, आप समझते कि मुझे बुलाया जा रहा है. दैट मीन्स वैसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स की सहारा न लेकर इशारों इशारों में, जेस्चर
या फिर पोस्चर के थ्रू या फिर फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं माय डियर, जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा यूनिट 1 का तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत मजा आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यूनिट नंबर 2 में आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिकॉज दीज आर द सिलेबस विच यू हैव टू रीड। ये तो मात्र सिलेबस है। जब मैं यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा वहां से आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बट अगर आपको सिलेबस नहीं पता है या फिर सिलेबस का भी लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट, देन यू मे टेक। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है आप लोग देख सकते हो। यूनिट नंबर 2 में आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है। सर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं जब यूनिट स्टार्ट करूंगा तो आपको पता ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाए। इफेक्टिव मतलब सक्सेसफुल हो जाए। जैसे मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्या करूं कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए और आप कहो कि हाँ सर बहुत अच्छा से समझ में आ गया सर। मतलब अगर रिसीवर सेंडर की बातों को अच्छे से समझ पाता है, दैट मीन्स वैसा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें कौन कौन से बैरियर आएंगे? बैरियर मतलब रुकावट, बाधाएं। अब मान लो कि मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और उधर शादी का डिंग डांग आवाज आ रहा है, भांगड़ा डांस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा। मतलब उस कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाएगा। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर अचानक से पावर ऑफ हो जाती है, बिजली सप्लाई बंद हो जाती है, तो जो मैं टेक्निकली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें बाधाएं आ सकती हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मान लो डिजिटल बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इस बोर्ड में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल बैरियर आ जाएगा और मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आ जाएगा, है ना माय डियर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपको देखना है आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है माय डियर? आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कला, कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाए, क्या क्या कलाएं होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक अच्छा लैंग्वेज स्किल होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छा क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, मैं अच्छा से इनकोड कर पाऊं मैसेज को। अब ये इनकोड क्या होता है सर, डिकोड क्या होता है सर, व्हाट आई विल टीच यू, आई विल मेक यू अवेयर विथ ऑल दिस पॉइंट्स व्हेन यू कम टू यूनिट नंबर 2। ओके, अगला पॉइंट आपको पढ़ना है 7 सीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन अराइज किया जा चुका है। 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर ये 7 सीज क्या होता है सर, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें वैसी चीजों को आपको पढ़ना है माय डियर जो सी से स्टार्ट होते हो और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देते हो। जैसे कर्टसी, शिष्टाचार, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूरा, मैसेज पूरा देना। जैसे कंप्लीटनेस अगर आप मैसेज में लाते हो तो कहीं ना कहीं रिसीवर के मन में जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। अब मान लो कि मैं आपके सामने फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं और मैंने आपको बोला कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिलेबस से अवगत कराऊंगा और मैंने आधा अधूरा सिलेबस ही दिया और मैं वीडियो ऑफ कर दिया, तो ये मैसेज मेरा अधूरा रह गया। तो आप लोग क्या कहोगे कि नेगेटिव फीडबैक लाओगे मन में कि नहीं सर बोले थे कि ये जो है पूरा सिलेबस बताएंगे और आधा सिलेबस बता दिए। तो मैसेज अगर आपका इनकम्प्लीट है तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव की ओर बढ़ रहा है। खैर इसको लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीज में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी जानेंगे जब यूनिट नंबर 2 में आएंगे। अगला चीज आपको पढ़ना है डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अलग अलग प्रकार की बाधाएं जो कम्युनिकेशन करने के दौरान आती है। जो भी डिस्टरबेंस आपको कम्युनिकेशन करने के दौरान आती हैं उसी को बैरियर बोलते हैं। तो अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बैरियर्स क्या होता है और इसको मिनिमाइज, दैट मीन्स इसको कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। मतलब मान लो कि कोई रुकावट आती है तो उसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा। मान लो कि मैं पढ़ रहा हूं या आप पढ़ रहे हो और उसमें कुछ रुकावट आती है तो आप उसको सॉल्यूशन निकालोगे ना। दैट मीन्स सॉल्यूशन टू रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी रुकावट को खत्म किया जाए या उस पर कंट्रोल किया जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि इसमें आपको कहानी और पोएम पढ़ने हैं। मैं इसको वाइप कर देता हूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको रीडिंग सेक्शन से होकर गुजरना है। दैट मीन्स आपको कितना समझ में आता है किसी चीजों को पढ़ने के बाद। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने एक पोएम का स्टैंजा दे दिया या फिर कहानी का कुछ पैराग्राफ दे दिया और उसके बाद मैंने कहा कि उससे रिलेटेड आंसर्स या क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको आंसर आपको देना है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी समझ को बढ़ाता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को बढ़ाता है। दैट मीन्स आप चीजों को पढ़कर कितना समझ पाते हो। जैसे इसमें आपको कुछ स्टोरीज पढ़ने हैं जो कि आर.के. नारायण द्वारा रचित हैं, महात्मा गांधी द्वारा कुछ लिखे गए कहानी है, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए एक कहानी है जो कि सीक्रेट ऑफ वर्क है। आर.के. नारायण द्वारा जो मालगुडी डेज है, इसमें आपको जो है मालगुडी डेज के बारे में आपको पढ़ना है। आप देखे होंगे मालगुडी डेज जो है डीडी नेशनल पर सीरियल, टीवी सीरियल आता था। बड़ा ही मजेदार कहानी हुआ करता था, लोग बहुत ही बड़े मजे से देखते थे उसको। उन्हीं सब में से कुछ कहानियों को आपको मालगुडी डेज से रिलेटेड पढ़ना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंस्पिरेशनल पोएम है, बहुत ही मोटिवेट करेगा आपको, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज है। अब आगे आपको जो पोएम्स पढ़ने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है माय डियर, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन राइज होंगे ना वो 4 स्टैंजा आपको दे दिया जाए, 4 लाइन आपको दे दिए जाएंगे जो कि 4 लाइन मिलकर एक स्टैंजा बनता है। और उस मान लो कि आपको 4 लाइन दे दिया गया पोएम का और इस चारों लाइन से आपको कहा गया कि ये जो 4 लाइन लिए गए हैं किस पोएम से लिए गए, इसके पोएट का नाम बताए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इस सेक्शन में, पोएम सेक्शन में आपको पोएम और पोएट दोनों ही याद रहने चाहिए और पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी आपको आने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है ना माय डियर, 4 लाइन दे देगा और बोलेगा कि इस चारों लाइन के माध्यम से पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज हम लोग को देना चाहते हैं, मतलब उनका आशय क्या है कहने का। तो घबराए नहीं, पोएम बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मोटिवेशनल है और आपको हंसी भी बहुत आएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ हास्यपद पोएम भी है जो आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। मैं इसको बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिमाग में पूरी तरह से एंटर कर जाए सारे पोएम का थीम, है ना माय डियर। चलिए इंतजार करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 का। तब तक हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप होते हैं माय डियर, इससे आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है यूनिट 4 में राइटिंग स्किल्स, मतलब इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको लिखने का तरीका मालूम होगा, मतलब कैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, कैसे किसी चीज को लिखित रूप में देना है। जैसे एप्लीकेशन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, प्रिंसिपल के पास, लाइब्रेरियन के पास, डायरेक्टर के पास आप एप्लीकेशन देते हो छुट्टी के लिए या फिर फी में कटौती के लिए या फिर कुछ दूसरी बातें लिखने के लिए आप एप्लीकेशन देते हो। लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मल लेटर आपको पढ़ना है,
बिल्कुल फॉर्मल लेटर पढ़ना है। जैसे आप एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हो, बैंक मैनेजर को लेटर लिखते हो, है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, इसके फॉर्मेट को और इसके लिखने के तरीके को जानेंगे। कहां पे कौन सा चीज आएगा, कहां पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कहां पे डेट लिखा जाएगा, कहां पे सैल्यूटेशन होगा, कहां पे क्लोजिंग लाइन होगा, क्या क्या उसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखने हैं, आपको फॉर्मेट के थ्रू बताया जाएगा और एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाया जाएगा, है ना। बहुत ही मजा आएगा। ईमेल, जो कि आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है, क्योंकि आज के दौर में लोग क्या करते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। फटाफट कंप्यूटर या मोबाइल से लोग मेल कर देते हैं अपनी इंपॉर्टेंट मैसेज को, है ना माय डियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपको क्लास 10th, क्लास 9th में आपको पढ़ना है, और खास करके आपको यहां पर भी पढ़ना है, पॉलिटेक्निक में भी। नोटिस राइटिंग कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों को जानेंगे। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने बुक का स्टॉल खोला हुआ है या फिर आप लाइब्रेरी खोले हुए हो, उसमें आपको क्या चाहिए, कुछ बुक्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो। तो दैट मीन्स आप ऑर्डर लेटर लिखते हो। आपको कुछ इंक्वायरी करना है कि आपके पास क्या ये सारे सामान हैं, तो आप क्या करते हो, इंक्वायरी लेटर लिखते हो। आपको मान लीजिए कि आप कहीं से कोई सामान खरीद कर लाएं और आपको उसमें डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो आप क्या करते हो, कंप्लेंट लेटर लिखते हो। और उसके बाद उसके रिप्लाई में जो लेटर आता है वो एडजस्टमेंट लेटर होता है। जैसे मान लो कि मैंने मुझसे आपने कुछ सामान खरीदा और उसमें डिफेक्ट आया, तो आप मुझे क्या करोगे, कंप्लेन करोगे। दैट मीन्स यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर टू मी, देन इन रिप्लाई टू दैट लेटर आई विल राइट यू एन एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट मतलब उस कंप्लेंट के रेस्पॉन्स में अगर मैं कुछ अपना सफाई दूं या मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि किस चीज के कारण डिफेक्ट है, या मैं सॉरी बोलूं, तो मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट लेटर लिखूंगा। कौन सा लेटर लिखूंगा, एडजस्टमेंट। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में खास करके आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट ज्यादातर आता है एग्जाम में। जैसे मान लो कि आप लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, आप लैब में काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, और उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह आपके रखे हुए हैं और आपने उस केमिकल्स का गलत इस्तेमाल करके अपने हाथ में इंजरी कर लिया या फिर कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स आपका इंजर्ड हो गया। दैट मीन्स आपने उस केमिकल का अच्छे से यूज नहीं किया। दैट मीन्स वहां पे आपका एक एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे जो मेन हेड बॉय होगा वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट लिखेगा अपने वहां पर इंचार्ज को, जो भी लैब का इंचार्ज है उसको क्या करेगा, एक रिपोर्ट लिखेगा। वो रिपोर्ट कैसा रिपोर्ट कहलाएगा, एक्सीडेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह वर्णन किया जाएगा कि एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके रिस्पांस में हम लोगों ने क्या क्या किया, और उसके रिस्पांस में अब आपको क्या क्या करना चाहिए, सजेशन आप दे सकते हो, है ना। दैट मीन्स दीज ऑल आर द सेक्शन विच यू हैव टू गो थ्रू इन यूनिट नंबर 4। ओके माय डियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपको इंग्लिश बोलने के लिए और समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माय डियर अगर आपके पास वोकैब्स होगा, दैट मीन्स वोकैबुलरी पावर होगा, और ग्रामर पावर होगा, दैट मीन्स आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे और वर्ड्स को आप पकड़ पाओगे, है ना। तो वर्ड पावर रहना बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स सिनोनिम्स आपको पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। आगे आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे, जो भगवान में आस्था रखता हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। इंग्लिश में उसी को वन हु बिलीव्स इन गॉड, थेइस्ट, and one who does not believe in God, atheist. These are the very simple example of one word substitution. आगे आपको पढ़ना है idioms के बारे में। सर ये idioms क्या होता है? idioms का मतलब होता है, मैं डियर,
मान लो कि मैंने आपको लिखा यहां पर अ पीस ऑफ केक। इडियम्स एक ऐसा फ्रेज होता है, फ्रेज मतलब वर्ड्स का ग्रुप जिसका सेंस तो निकले बट कंप्लीट सेंस ना निकले। दैट मीन्स एक वर्ड्स का ग्रुप रहेगा, उसका जब आप मीनिंग निकालोगे तो कुछ और निकलेगा, बट एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो भी आपको वर्ड का ग्रुप दिया हुआ है यहां पर अ पीस ऑफ केक, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा केक का टुकड़ा, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो होगा आसान कार्य। कैसा कार्य? आसान काम, बहुत आसान काम। जैसे आप बोलते हो ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दैट मीन्स ये बहुत ही आसान काम है मेरे लिए, तो बस चुटकियों में हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग कहते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। क्या सर मजाक कर दिए सर, इंग्लिश तो पाले ही नहीं पड़ता है सर। अरे बाबू पाले पड़ेगा, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको पाले पढ़वाऊंगा, मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको इंग्लिश में आप धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, है ना। बहुत ही मजेदार टॉपिक है इडियम्स। मीनिंग इसका लिटरल मीनिंग कुछ और होगा, मेन मीनिंग कुछ और होगा। जब आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे ना माय डियर, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पावरफुल लगेगा सेंटेंस, है ना माय डियर। इडियम्स दैट मीन्स द लिटरल मीनिंग से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ओके, फ्रेजेज आपको पढ़ने हैं, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज पढ़ने हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं। चलिए आगे आपको देखते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं जो आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टैग एंड रिमूवल ऑफ टू। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग जैसे कंफर्मेशन करना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि कल आप आओगे ना, दैट मीन्स मुझे पता नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे। मतलब सामने वाला से कंफर्म हो जाना कि कोई भी एक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कल आप आओगे ना, यू विल कम टुमारो, वोंट यू। सर ये कैसे बना सर, वेट वेट माय डियर, जब हम लोग आगे आएंगे क्वेश्चन टैग में, तो कैसे क्वेश्चन टैग का सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, बड़े ही मजेदार तरीका से पढ़ेंगे। टू का रिमूवल पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाए ही इज टू शॉर्ट टू टच द फैन। इसका मतलब क्या हुआ, ही इज टू शॉर्ट टू टच द फैन। ही इज टू शॉर्ट टू टच द फैन मतलब ये टू कहीं ना कहीं ये निगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। टू का मतलब होता है मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा। मतलब वह इतना छोटा है कि फैन को छू नहीं सकता, मतलब उसकी हाइट अभी इतनी ऊंची नहीं हुई है कि वो फैन को छू दे। तो ये टू को हटाएंगे तो क्या इसका बनेगा, ही इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट टच द फैन। मतलब तो ये नहीं निकल रहा माय डियर कि वो इतना छोटा है कि फैन को नहीं छू सकता, है ना। दैट मीन्स ही कांट टच द फैन। ओके, दैट मीन्स टू को यहां से हटाकर आपको सेंटेंस को उसी सेंस में लिखना होता है, उसी को रिमूवल ऑफ टू बोलते हैं। इसको लेकर मैं और भी डिटेल अच्छे से एग्जाम्पल वाइज और रूल्स वाइज समझाऊंगा। खैर अभी मैं ये बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हम लोग पैसिव वॉइस का अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं और एग्जाम में किन किन टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे जब हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, अगला टॉपिक है नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे किसी के कथन को कहना वही नरेशन कहलाता है।
जैसे मान लो कि मुझसे राम ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो मैं इस बात को आपसे कैसे कहूंगा कि जानते हो जी, राम ने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। यहां पर मैं क्या में बदल गया, वह में। क्यों बदला, कैसे बदला, किस रूल से बदला, इसका इंग्लिश में कैसे बदलेगा, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे नरेशन पार्ट में। ओके माय डियर, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यह हमारा था यूनिट नंबर 5, जिसमें लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है पंक्चुएशन। क्या पढ़ना है माय डियर, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है किसी भी चीजों को पंक्चुएट करना सही सही तरीके से। अब मान लो कि मैंने एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने मान लो कि एक सेंटेंस दे दिया, इसको मैं वाइप कर देता हूं, आपको हो सकता है परेशानी आ रही होगी। जैसे मान लो कि मैंने एक सेंटेंस दे दिया, राम इज अ, सिंपल सेंटेंस दे रहा हूं, बॉय। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, राम, मोहन, श्याम एंड राहुल आर गोइंग टू दिल्ली, आर गोइंग टू दिल्ली। राम, मोहन, श्याम एंड राहुल आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहां पर जो राम लिखा हुआ ना माय डियर, ये आर कैपिटल से होना चाहिए। दैट मीन्स पंक्चुएशन में आपको क्या करना है, कौन सा लेटर कैपिटल से होगा, कहां पे कॉमा लगेगा, कहां पे कॉलन लगेगा, कहां पे सेमी कॉलन लगेगा, कहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहां पे फुल स्टॉप होगा, इन सभी चीजों को जानेंगे और इसके यूजेज को विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे राम का पहला लेटर आर कैपिटल से होगा, क्योंकि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो पहला लेटर कैपिटल से होगा। मोहन के बाद कॉमा होगा, और दिल्ली जो कि कैपिटल से है, बिल्कुल सही है, लास्ट में फुल स्टॉप। राहुल का आर भी क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा। दैट मीन्स आपको इन सभी चीजों को जानना है। ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है, मैं इसको लेकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा जब मैं पंक्चुएशन टॉपिक में हम लोग आएंगे। ओके, तो ये था हमारा 5 यूनिट्स, जिसमें हम लोगों को बारी बारी से चीजों को समझना है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, यूनिट नंबर 2 में कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जानना है, उसके बैरियर्स कौन कौन से आएंगे उसको जानना है, उसको कैसे खत्म करें उसको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में कुछ कहानियां, मजेदार कहानियां और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल और हास्यपद पोएम से होकर गुजरना है। और यूनिट नंबर 4 में राइटिंग स्किल डेवलप करना है आपको। और यूनिट नंबर 5 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को पढ़ने और लिखने के लिए हमें ग्रामर का आना बहुत ही जरूरी है, और वोकैब सेक्शन जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, इन सभी चीजों को जानना है। तो बड़ा ही हर तरीके से आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने यूनिट नंबर 1 लेकर आऊंगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यूनिट नंबर 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में अब आपको चीजों को बड़े ही बारीकी से और डिटेल में पढ़ना होगा, और इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक, कम्युनिकेशन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन करने के दौरान कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, बड़ा ही मजेदार चीज है, बहुत मजा आने वाला है माय डियर। चलिए इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल टू माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर। नाउ लेट्स वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 2, इन विच वी शैल स्टार्ट यूनिट वाइज, दैट इज यूनिट नंबर 1, communication theory and practice. I hope you have got my point so far. Now let's wait for my next video lecture. Thank you so much.